मॉल से निकलकर मैं रितेश अपनी कार निकालने पार्किंग की तरफ बढ़ा। तभी मेरे बगल से स्कूटी से एक महिला 4 साल की बच्ची को आगे बिठाए ज़ोर ज़ोर से हॉर्न बजाकर मुझे हटने का संकेत दे रही थी। मैंने थोड़ा इरिटेट होकर पीछे मुड़कर उसे देखा। जैसे ही हमने एक दूसरे को देखा, मैं लड़खड़ा गया और वो तेज़ी से स्कूटी भगा ले गई। मैं बड़े ज़ोर से चिल्लाया, मनी रुको रुको, और पीछे दौड़ा, पर असफल रहा। हपनी आ गई। 40 का होते हुए भी हाई ब्लड प्रेशर और शुगर का मरीज जो बन गया था। कुछ देर के लिए कार के अंदर ही एसी चलाकर बैठा रहा। विश्वास नहीं हो रहा था कि आज से 5 साल पहले जिसकी जली हुई लाश देखी थी वो सच था, या आज उसी को जीते जागते देखा वो सच है। पीछे से गार्ड गाड़ी आगे बढ़ाने को कह रहा था। घर जाकर भी उसका चेहरा आंखों से हट नहीं रहा था। नौकर कार से सामान निकालने लगा। मैंने उसे एक लार्ज बैग बनाने को कहा। उसने डरते डरते कहा, भैया जी, डॉक्टर जी ने आपको मना किया है। मेरा सर भन्नाया हुआ था। मैंने उसे घूर कर देखा। वो चुपचाप लाकर रख गया। घर में सिर्फ हम दोनों ही थे। पीते पीते जब दिमाग में सुरूर छाया, तब मन 7 साल पहले की घटी घटनाओं में उलझने लगा। 30 की उम्र में मैंने कस्टम विभाग में अफसर के पद पर नौकरी पाई। घर वालों की तो जैसे लॉटरी निकल गई। मम्मी पापा मुझे कैश करने वाली चेक समझने लगे। बड़े भैया की शादी में भी खूब सौदेबाजी हुई थी, जबकि उनकी सिंपल प्राइवेट जॉब थी। मैं तो सरकारी अफसर बन गया था। रिश्ते आने लगे थे, बोली भी लगने लगी। मैं चाह कर भी ना बोल पाता। एक तो शुरू से ही मम्मी की धाड़ से सब डरते थे, ऊपर से उन्होंने मेरी पढ़ाई पर पैसा खर्च किया था, सो एहसान अलग से। बड़ी भाभी ने इसीलिए 4 साल में ही भैया को समझा बुझाकर अलग रहने को राजी कर लिया था। उनका जीना जो हराम कर रखा था मम्मी ने। गलती हुई मुझसे। साल भर बाद ही ऑफिस में नई आई लड़की मनी को दिल दे बैठा। ये पक्का वाला प्यार था, कोई टीनेज का नहीं। मनी भी पहले पहले तो ना नुकर करती रही, फिर आखिर में उसने स्वीकृति दे ही दी। वो अनाथ थी, अपने बलबूते पढ़कर इतनी अच्छी सरकारी नौकरी पाई थी। उसने मेरे सामने शर्त रखी कि वो अपनी तनख्वाह का 1/3 हिस्सा सदैव अनाथ बच्चों की पढ़ाई पर खर्च करेगी। भला मुझे क्या एतराज़ हो सकता था। इतवार के दिन मैं मनी को अपने मम्मी पापा से मिलाने ले गया। अच्छी तनख्वाह सुनकर पहले तो बड़े खुश हुए, पर जैसे ही उसके अनाथ होने का पता चला तो भूचाल आ गया। मम्मी पापा को अपनी लाखों की चेक बाउंस होती नज़र आ रही थी। मम्मी ने साफ मना कर दिया। मनी उदास हो गई। मैं उसे लेकर बाहर आ गया। घर में 1 महीने खूब घमासान चला। जब मैं किसी तरह नहीं झुका और कोर्ट मैरिज की धमकी दी, तब उन्हें मानना पड़ा। खैर, मैं और मनी खुश होकर अपनी नई दुनिया के सपने संजोने लगे। सादे समारोह में शादी करके मनी मेरी दुल्हन बनकर आ गई। मम्मी वैसे तो नाते रिश्तेदारों के सामने एक अनाथ को बहू बनाकर लाने के लिए बड़ी महानता दिखा रही थी, पर वो ऐसी थी नहीं। ये मुझे मेहमानों के जाते ही पता चल गया, जब सुबह सुबह नीचे से मम्मी के चिल्लाने की आवाज़ आई। मम्मी चिल्ला रही थी, महारानी अब तो उठो, यहाँ कोई नौकर नहीं साथ लाई हो, चाय बनाओ आकर। मिनी हड़बड़ाते हुए मेरी बाहों से छूटने की कोशिश करने लगी। वो जितना कोशिश करती, मैं और जकड़ लेता। बंधन तो तब छूटा जब मम्मी ऊपर आकर दरवाज़ा पीटने लगी। बेशर्मी की हद होती है। ससुर नीचे चाय का इंतज़ार कर रहे हैं, महारानी टांग पसारे सो रही हैं। बेचारी मनी घबराते हुए नीचे किचन की तरफ भागी और मम्मी मुझे घूरते हुए उसके पीछे। अब ये रोज़ का हाल था। मम्मी उसको हमेशा अनाथ और भिखमंगी कहकर ताने मारती। सारा काम उसकी जिम्मेदारी हो गई। घर और ऑफिस और मम्मी के ताने। वो चुलबुली हमेशा हंसने वाली स्मार्ट मनी भूलने लगी। चुप हो गई जैसे कोई मशीन हो। मुझसे भी कुछ ना कहती, मैं सब समझता, पर कलेश होने के डर से चुप हो जाता। 1 हफ्ते बाद मम्मी ने मुझे और मनी को बुलाकर साफ कह दिया कि हमें अपनी आधी तनख्वाह देनी होगी। मैंने उनकी तरफ देखा तो चिल्लाकर बोली, घूर मत, कंगली लड़की ब्याह कर लाया है। दोनों तरफ की शादी का खर्च उठाया तो भरपाई नहीं करनी मुझे।
अपना बुढ़ापा भी तो देखना है। फिर शब्दों की चाशनी घोलते हुए बोली, अरे हम कोई छाती पर थोड़ी ले जाएंगे। जो जमा करेंगे वो वक्त बेवक्त तुम्हारे ही काम आएगा। मैंने फैसला कर लिया कि अब और अपनी मनी की बेइज्जती नहीं होने दूंगा और ट्रांसफ़र ले लूँगा और एप्लीकेशन डाल दी। शादी के 6 महीने ही हुए थे, पर ऐसा लगता था जैसे 6 साल हो गए। मनी थकी हारी उधर मुंह करके लेट जाती, कभी तकिए में छिपकर आंसू बहाती। साल बीतते, मनी ने मुझे अपने अंदर एक नए जीवन पनपने की खुशखबरी दी। हम दोनों सोच रहे थे कि घर का माहौल शायद अब बदल जाए, पर नहीं। सुनते ही मम्मी चिल्लाने लगीं, इतनी जल्दी क्या थी? अभी तो शादी का कर्जा ही उतर रहा है, इसका खर्चा कहाँ से लाओगे? जाओ इसका एबार्शन करा दो। मैं तो हक्का बक्का रह गया और मनी वो रोते हुए कमरे में भाग गई। मैं मम्मी को घूरते हुए उसके पीछे गया। मेरी प्यारी मनी बेतरह रो रही थी। जाते ही मुझसे चिपट गई। उसे गहरा आघात लगा था। वो बोली, मैं ये एबार्शन नहीं कराना चाहती, खर्च हम देख लेंगे। मैंने प्यार से उसकी ठुड्डी ऊपर उठाते हुए कहा, मैं भी नहीं, ये हम दोनों का प्यार है, इसमें किसी तीसरे की जगह नहीं, भले ही वो मेरी माँ ही क्यों ना हो। उस दिन हम दोनों ऐसे ही सो गए बिना खाना खाए। मैं ऑफिस से ज़बरदस्ती मनी को बाहर ले जाता, उसे उसकी मनपसंद चीज़ें खिलाता, हर संभव उसे खुश रखने की कोशिश करता। लकीली 6 महीने बाद मेरा ट्रांसफ़र लेटर आ गया कोच्चि। गोरखपुर से सीधे कोच्चि, 3 दिन का रेल का सफ़र। मनी का 7वां महीना चल रहा था। ऐसी हालत में अचानक अपने साथ ले जाना उचित न लगा। मैंने उससे वादा किया कि 10-15 दिनों में मैं घर देखकर उसे ले जाऊंगा। बस वो इतने दिन किसी तरह निकाल ले। उसने मुझे कसकर पकड़ लिया। मत जाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैंने उसे बहुत समझाया कि यह सब मैंने उसी के लिए किया है। सिर्फ 10 दिन। वो खामोश हो गई, पर उसकी आंखें कह रही थीं, मेरे लिए क्या पता मैं ही ना मिलूं। मैंने माँ से कहा, मनी का ध्यान रखना। वो बोली, मैं कोई राक्षस थोड़ी हूँ जो उसे खा जाऊँगी। मनी चली जाएगी ये उन्हें पता चल गया था। बाहर निकलकर हम उन्हें तनख्वाह देंगे या नहीं, वो डर गईं। मैं चला आया। 5वें दिन ही मम्मी का फ़ोन आया। घड़ियालू आंसू बहाते हुए बोली, किचन में गैस लीक कर रही थी, हम जान नहीं पाए और सिलेंडर फट गया। उसमें मनी जल गई। मेरे हाथ से फ़ोन छूट चुका था। तब तो सीधी फ्लाइट भी नहीं थी। कोच्चि से बंगलौर, फिर लखनऊ, फिर गोरखपुर की ट्रेन। मैं तीसरे दिन पहुंच पाया। तब तक सब क्रियाकर्म हो चुका था। मिली तो बस मिनी की एक माला लटकी बड़ी सी फ़ोटो। पुलिस की जांच में साबित हो गया था कि एक्सीडेंट था। बॉडी पूरी राख हो गई थी। सिर्फ मौके पर मंगलसूत्र और अंगूठियाँ मिली थीं। रितेश की दुनिया उजड़ गई और यहाँ घर में 13 दिन बाद नए रिश्तों की सौदेबाजी शुरू हो गई। वो उल्टे पैर मनी का सारा सामान लेकर कोच्चि वापस चला गया। यहाँ उसने मनी का सारा सामान कमरे में करीने से सजाया। रोज़ ऑफिस जाते समय उसकी फ़ोटो को किस और बाय करके जाता और लौट कर डिनर उसी कमरे में करता। ड्रिंक भी उससे माफ़ी मांग कर करता। मम्मी झींकते चिल्लाते 2-3 साल में चुप हो गई। उसने घर भी जाना छोड़ दिया। कभी बड़े भाई के पास चला जाता। बस यही उसकी दुनिया थी, वो और मनी। भैया जी, खाना लगा दूं? श्याम की आवाज़ ने सुरूर में खलल डाल दिया। मैंने कहा, नहीं, तुम खाकर सो जाओ। वो चुपचाप चला गया। ऐसा व्यवहार मैं अक्सर करता था जब मनी मेरे ऊपर ज़्यादा हावी होती थी। सर दर्द से फटा पड़ा था। अपने आप एक और पैक बनाकर सोफे पर फिर बैठ गया। कैसे पता करूं, मनी ही थी या कोई उसकी हमशक्ल? लैपटॉप उठाकर मनी नाम से देश विदेश जितनी भी थी सब चेक कर डाली। आखिर थक कर सो गया। इतने बड़े मुंबई शहर में मैं कहाँ ढूंढूं? और शायद ईश्वर को कुछ अच्छा मेरे लिए करना था। अपने ऑफिस के साथी के बच्चे की स्कूल फंक्शन की फ़ोटो देखते देखते मुझे वो बच्ची नज़र आई। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मुझे उसकी फ़ोटो मिल गई है। चूँकि दोस्त मेरा अच्छा था और वो शुरू से ही सब जानता था,
इसलिए मुझे उससे कोई हिचक नहीं थी। एक हफ्ते बाद वो सब पता कर लाया। बच्ची का नाम रुक्मणी है। अपनी माँ के साथ अंधेरी में 1 BHK में एक सिंपल सोसाइटी में रहती है। बस तक उसकी मम्मी ही छोड़ने ले जाने आती हैं। इतना मेरे लिए पर्याप्त था। अब मेरी कार रोज़ स्कूल टाइम पर उसकी सोसाइटी के गेट से थोड़ी दूर पर खड़ी होती। मैं रोज़ उसे देखता और पक्का यकीन करता कि ये मनी ही है, पर सोसाइटी के अंदर जाकर कोई बखेड़ा नहीं खड़ा करना चाहता था। आखिर एक दिन मुझे मौका मिल ही गया। रुक्मणी को स्कूल बस में चढ़ाकर वो पास वाली सब्जी मार्केट की तरफ बढ़ गई। मैं भी कार से उतरकर पीछे पीछे चलने लगा। सुबह का समय था, भीड़ कम थी और थोड़ा नज़दीक जाकर मैंने धीरे से पुकारा, मनी। वो ठिठक गई पर पीछे नहीं मुड़ी, जैसे उसका नाम कोई और हो। मैंने फिर बुलाया, मनी। इस बार मैं उसके और करीब था। उसने अपनी चाल तेज कर दी। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। मैं जानता हूँ तुम मनी ही हो। इस बार उसने मेरी आंखों में आंखें डालते हुए रूखे स्वर में कहा, मैं मनी नहीं हूँ, मेरा नाम अपर्णा है। मैं एक विधवा हूँ और ट्यूशन पढ़ाती हूँ। यही मेरी पहचान है। आप प्लीज़ मेरा पीछा करना छोड़िए। नहीं छोड़ूंगा, बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, जब तक तुम मुझे मेरी गलती नहीं बताओगी। क्यों छोड़कर चली आई मुझे? और वो जलना, कौन जला था? फिर किसका मंगलसूत्र था और अंगूठी? मम्मी ने फ़ोटो में मुझे दिखाई थी। बोलो, तुम्हें जवाब देना ही पड़ेगा। अब उसके पास कोई उत्तर नहीं था। मैंने उसे कार में बिठाया और घर ले गया। वहाँ अपना कमरे में सजी अपनी चीज़ें देखकर रोने लगी। क्यों चले गए थे मुझे छोड़कर? मैं उसके घुटनों के पास बैठ गया। रोते हुए कहा, तुम्हारे ही लिए तो ट्रांसफ़र लिया था, तुम्हारे ही लिए घर ढूंढा, पर 5वें दिन ही हादसा हो गया। मैं क्या करता? अगर मेरा ट्रांसफ़र मुंबई ना हुआ होता, अगर तुम मुझे मॉल में ना दिखाई पड़ती, तो मैं कभी ना जान पाता कि मेरी मनी जिंदा है। तुमने क्यों ऐसा किया? मैं डर गई थी कि कहीं तुम मुझे फिर से समझा बुझाकर उनके पास न छोड़ आओ। आखिर वो तुम्हारे माँ बाप थे। पर हुआ क्या था? मनी सहम गई, जैसे उसे फिर से उस भयानक स्थिति से गुजरना हो। मैंने उसका सर प्यार से अपनी गोद में रख लिया। बताओ मनी, वो बताने लगी। तुम्हारे जाने के अगले दिन ही बच्चे के हिसाब से कमरे का रेनोवेशन करना था, कहकर मेरा बिस्तर किचन में लगवा दिया। मैं भी बस चुपचाप 10 दिन काटना चाहती थी। ऑफिस में रहकर मैं अपना पेट भर लेती और घर आकर काम निपटाती। चौथे दिन मुझे बड़ी थकावट लग रही थी तो हाफ टाइम में घर आ गई। गेट खुला था और मेरे आने या ना आने में उन्हें कोई फ़र्क भी नहीं था, सो मैं चुपचाप किचन में लेटने जाने लगी। तभी मैंने उनकी बातें सुन ली। बड़ा भयानक प्लान बनाया था। मम्मी कह रही थी वो रात में दवा खाती है तो उसके पानी की बोतल में नींद की गोलियां डाल देंगे। जब सो जाएगी तब गैस की नॉब खोल देंगे। 1 घंटे बाद तीली जलती हुई डालकर हम बाहर भाग लेंगे। सिलेंडर फटेगा और दुर्घटना मानकर हम फंसेंगे भी नहीं। लेकिन हमारा भी तो नुकसान होगा। ये पापा की आवाज़ थी। अरे, जब हम रितेश की शादी में लाखों लेंगे, उसके आगे ये नुकसान तो कुछ भी नहीं। मनी रोने लगी थी। मैंने उसे चाय नाश्ता कराकर शांत कराया। कुछ रुककर बोली, मैं घबरा गई थी, मैं क्या करूं? पहले सोचा तुम्हें फ़ोन करूं, फिर ख्याल आया पता नहीं तुम मेरी बात पर विश्वास करोगे या नहीं। कहीं तुमने मम्मी को फ़ोन करके पूछ लिया तब? अनाथ थी, डर तो लगता ही था, पर अकेले रहने की वजह से हिम्मत भी थी। मैंने सोच लिया अब इन दरिंदों के बीच नहीं रहना, हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाना है। मैंने घुटन भरी आवाज़ में पूछा, तुम्हें इतना ही भरोसा था हमारे प्रेम पर? मेरा ख्याल भी नहीं आया? आया, खूब आया, पर मैं अपने बच्चे के लिए स्वार्थी हो गई थी। कहीं फिर तुम मुझे और मेरे बच्चे को उन लोगों के बीच छोड़ कर ना चले जाओ। मैं चुपचाप बाहर निकल आई, पास के रेस्टोरेंट में समय काट खा पीकर रोज़ वाले समय पर पहुंची। आज खाना तैयार था। मन ही मन मुस्कुरा उठी। बकरे को हलाल करने की पूरी तैयारी थी। मैंने दिखावे में खाना खाया और दवा निकालकर फ्रिज में रखी अपनी बोतल निकाली।
पर पिया नहीं। पानी खिड़की के बाहर फेंक दिया और कंबल ओढ़कर लेट गई। जब उन्हें यकीन हो गया कि मैं बेहोश हो गई, तब मम्मी आकर गैस की नॉब खोल गईं और दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया। मुझे गैस की बदबू से उल्टी आ रही थी। जैसे तैसे मैंने तकिया और कुशन को इस तरह सेट करके कंबल सर तक ओढ़ा दिया कि उन्हें लगे मैं ही हूँ। अपना मंगलसूत्र और अंगूठियाँ भी कंबल के अंदर ही डाल दीं और खिड़की खोलकर लॉन में उतर गई। उल्टी मैंने सड़क पार की जाकर। 1 घंटे बाद धमाका हुआ। किचन की छत उड़ गई थी। अफरा तफरी मच गई थी। फायर ब्रिगेड और पुलिस के सायरन की आवाज़ें आ रही थीं। मैं सड़क पार दूर से अपना घर, अपनी पहचान जलते हुए देख रही थी। चुप हो गई थी वो, उस भयावता से उबरने की कोशिश कर रही थी। मैंने भी उसे थपकी देकर सुला दिया। तब तक मेरा दोस्त रुक्मणी को भी स्कूल से ले आया। रुक्मणी कभी मुझे, कभी अपनी मम्मी को और कभी इतने बड़े घर को देख रही थी। मैं उसे अपलक देख रहा था। ईश्वर ने मेरा और मनी का मिक्सचर बनाया था। रुक्मणी की आवाज़ सुनकर मनी जग गई। रुक्मणी ने उसे खिला पिलाकर सुला दिया। अब आगे बताने लगी। गोरखपुर में ही उसके साथ की पली बड़ी उसकी बहन जैसी एक दोस्त थी, भरोसे की थी। उसी को फ़ोन किया मनी ने, वो आकर ले गई। 2 हफ्ते न्यूज़ चैनल में मनी छाई रही। तब तक वो वहीं रही। जब पुलिस ने दुर्घटना कहकर केस ख़त्म कर दिया, तब वो उसे मुंबई ले गई। मनी ने बताया उसके पास पहले का अकाउंट था जिसमें काफ़ी पैसे थे। ऑफिस के अकाउंट से निकालती तो पता चल जाता। उसने दोपहर में ही सारे पैसे निकाल लिए थे। मुंबई में सिंपल सोसाइटी में 1 BHK किराए पर लेकर दोनों रहने लगीं। खुद का नाम अपर्णा और विधवा बताया। सहेली जब तक डिलीवरी नहीं हो गई तब तक रुकी रही। फिर मनी ने हाई स्कूल और इंटर बोर्ड के बच्चों की ट्यूशन पकड़ ली। घर पर ही रुक्मणी को देखते हुए ऐसे ही गाड़ी खिसकने लगी। उसके पढ़ाए बच्चे फर्स्ट आते। धीरे धीरे इसी फील्ड में वो अच्छा पैसा पाने लगी। तुम उस दिन मुझे देखकर भाग क्यों गई थी? मुझे डर था कि कहीं तुम मुझे उनके पास ना ले जाओ। मैं अब उनकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती हूँ। और फिर मुझे ये भी लगा कि तुमने शादी कर ली होगी और मुझे फ्रॉड के केस में जेल ना भेज दो। ओह, मैं माथा थाम कर बैठ गया। अब? मैंने पूछा। वो नज़रें झुकाकर बोली, मैंने देख लिया तुम मुझे नहीं भूले। अभी भी मुझसे, मेरी यादों से बेइंतहा प्रेम करते हो। तो वापस आओगी ना मेरी ज़िंदगी में, कि अभी भी मेरी सज़ा बाकी है? नहीं, अब और शर्मिंदा मत करिए। गलती मेरी थी जो आपके प्रेम पर भरोसा ना कर पाई। तो अब कर लो, मैंने हंसते हुए कहा। वो भी हंस पड़ी। पर मेरी एक शर्त है, उसने कहा। हाँ बोलो, अब कभी मुझे अकेला छोड़कर नहीं जाओगे? मैं उसकी तस्वीर को, जिसकी माला मैं पहले ही हटा चुका था, सीने से लगाते हुए बोला। मैं अपनी इस मनी की कसम खाते हुए सामने बैठी मनी के सामने प्रतिज्ञा करता हूँ कि कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। मनी दौड़कर मेरे सीने से लग गई। रुक्मणी के लिए पापा शब्द अजीब था, पर धीरे धीरे वो मुझे पापा कहने लगी और घुल मिल भी गई। मम्मी पापा को पता चला तो चुप्पी साध गए। गनीमत थी कि मनी ने उनको जेल नहीं भेजा। भैया भाभी ज़रूर हमारी खुशी में शामिल होने आए। मैं व मनी खिड़की से नीचे लॉन में रुक्मणी को तितलियां पकड़ते देख हंस रहे थे। मुझे शरारत सूझी। मैंने मनी के कान में कहा, बेचारी रुक्मणी देखो अकेले खेल रही है। हाँ वो तो है, मनी बोली। तुम्हें नहीं लगता कि हमें उसके लिए भाई या बहन लाना चाहिए? मनी शर्माकर धत कहकर मेरे सीने से चिपक गई। मैं हंसने लगा। पगली, मैं एक बच्चा गोद लेने की बात कर रहा हूँ। हमें भी तो किसी का भविष्य संवारना चाहिए। मनी की आंखें खुशी से चमक गईं और मैं अपनी दुनिया हंसते खेलते देख रहा था।